Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So जैसे कि अपनी सीरीज चल रही है माइकल जो नैरेटिव पोइम है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, तो अब तक आपने स्टडी करा कि माइकल एंड हिज वाइफ इजबेल डिसाइडेड टू सेंड Luke, their son, to London in order to earn money and come back to pay their penalty, which Michael had to pay in order to rescue his nephew. ठीक है, अपने नेफ्यू को बचाने के लिए, उसे रेस्क्यू करने के लिए डेफिनेटली माइकल वाज रिस्पॉन्सिबल टू पे द पेनल्टी. तो उसके लिए उसने दो ऑप्शंस चूज़ किए थे. द फर्स्ट वन वाज कि वो अपनी हाफ लैंड को सेल कर दे, बट उसको ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं लगा. इसीलिए व्हाट ही डिसाइडेड टू सेंड हिज सन ल्यूक टू लंदन, ताकि वो वहाँ पे जो मनी है वो अर्न करे, फिर से आए, वो पेनल्टी का जो भी पैसा है उसे पे बैक करे और वहाँ पे आके रीसेटल हो जाए. तो इस तरीके से माइकल और उसकी वाइफ डिसाइड करती है to send Luke to their kinsman who lived in London, right? तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है along with the expectations of Michael and his wife. उनके expectations का क्या होता है, वो सारी चीज़ें अब हम फर्दर मूव करते हैं. क्या उनके रिएक्शंस होते हैं, क्या फर्दर सीन होता है जब एक बेटा घर से जा रहा होता है, ठीक है, तो उस घर का माहौल कैसा होता है, क्या सीनरीज होती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं पेरेंट्स जो अपने बेटे को देना चाहते हैं इन मेमोरीज और इन हैंड. तो शुरू करते हैं विद द लाइन. नेक्स्ट मॉर्निंग इजबेल resumed her work, and all the ensuing week the house appeared as cheerful as a grove in spring. At length, the expected letter from their kinsman came, with kind assurance that he would do his utmost for the welfare of the boy, to which requests were added to that forthwith he might be sent to him. तो अब आगे क्या होता है, वो तीनों बहुत ज़्यादा जॉयस होते हैं, हैप्पी होते हैं, क्योंकि इजबेल फाइनली अपने फेयर को रिवील कर देती है इन फ्रंट ऑफ ल्यूक, और फाइनली शी वाज रिवील्ड. वो रिवील्ड है, रिलैक्स्ड है, ठीक है. वो एक मील शेयर करते हैं अराउंड क्रिसमस फायर. इट वाज लाइक क्रिसमस फायर, दे वर सेलिब्रेटिंग देयर मील लास्ट नाइट. और नेक्स्ट मॉर्निंग को जब इजबेल उठती है तो अपने वर्क को रिज्यूम करती है, ठीक है. और जो हाउस है वो बहुत ज़्यादा खुश है, मतलब ऑल द पीपल, ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस, माइकल, इजबेल एंड ल्यूक, दे वर हैप्पियर ऑल टुगेदर. वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड है, ठीक है. और उनके चेयरफुलनेस को, उनके जॉय को यहाँ पे कंपेयर किया गया है विद दी ग्रोव इन स्प्रिंग. जब स्प्रिंग टाइम में जो ग्रोव्स हैं, जो ट्रीज़ के जो झुंड होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं ऑफ द ट्रीज़, वो जिस तरीके से मतलब ब्रूड अप होते हैं, जो नए नए बर्ड्स उन पे आते हैं, राइट. तो ग्रूव में जो स्प्रिंग टाइम पे जो ग्रूव ब्लूम करते हैं, उस तरीके से ही उनका घर का माहौल था, चेयरफुल था, जॉयस था, दे वर हैप्पियर. एंड फाइनली वो लेटर आ जाता है फ्रॉम दैट किंसमैन कि आप जो ल्यूक को है मेरे पास भेज सकते हो. मैं अश्योर करता हूँ कि मैं उसका ध्यान रखूँगा और उसकी सारी जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं ट्रेड से रिलेटेड या उसकी मनी अर्निंग से रिलेटेड, वो सारी फुलफिल होगी. तो इस तरीके से अश्योरेंस लेटर भी आ जाता है फाइनली फ्रॉम दैट किंसमैन, जिसके बारे में माइकल और इजबेल बात कर रहे होते हैं, जिसके पास एग्जैक्टली ल्यूक को जाना है. तो फाइनली वो लेटर आ चुका है. वो लेटर जो है वो 10 टाइम्स पढ़ा गया. कई बार होता है ना, हम कई बार इंटरव्यू देते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास ऑफ़र लेटर आता है, तो उस ऑफ़र लेटर को हम अगैन एंड अगैन रीड करते हैं, सबको बताते हैं हैप्पीली, जॉयसली. we share all those information, even that offer letter, on social media. So same with them, though they hadn't any kind of social media at that time. So Isabel क्या करती है या फिर माइकल क्या करते हैं, वो अगैन एंड अगैन वो उस लेटर को रीड करते हैं, और सारे नेबर्स को जाके इज़ाबेल वो लेटर दिखाती है कि देखो मेरे बेटे का लेटर आया है, अब वो लंदन जाएगा, अब वो वहाँ पे पैसा अर्न करेगा, हमारी जो कंडीशन है, हमारी पुअर कंडीशन है, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा. तो इस तरीके की सिचुएशन है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस टाइम का जो रूरल बैकग्राउंड था, उस टाइम का जो कंट्री साइड सीन हुआ करता था, जो उन लोगों की कंडीशन हुआ करती थी, उसके बारे में यहाँ पे रिवलेशन है कि जब आप किसी ऐसी सफरिंग से गुजर रहे हो, सडनली एक रे ऑफ होप आपको नज़र आती है कि आप उस
मड से बाहर निकल सकते हो, ठीक है, उस पॉटी से बाहर निकल सकते हो, उसके लिए जो रे ऑफ होप दिखाई देती है, तब जो एक्साइटमेंट होता है ऑफ अ कॉमन ह्यूमन बीइंग वो यहाँ पर रिवील किया गया है। तो नेबर्स को वो लेटर दिखाया गया बाय इजाबेल, ठीक है। आगे क्या होता है, नॉर वॉज देयर एट दैट टाइम ऑन इंग्लिश लैंड अ प्राउडर हार्ट देन ल्यूक। सो ल्यूक वॉज द प्राउडेस्ट पर्सन ऑन दैट लैंड एट दैट टाइम, ठीक है। And when Isabel had to her house returned to the old man said, "He shall depart tomorrow." जैसे इजाबेल खुशी खुशी घर पे आती है, वो लेटर सबको दिखा के, तो जब घर पे आती है तो माइकेल जो है वो उसको इन्फॉर्म करता है दैट ल्यूक हैज़ टू लीव टुमारो, कि ल्यूक को कल ही जाना होगा। ही शैल डिपार्ट टुमारो, ही शैल लीव टुमारो फॉर लंदन। तो ये चीज़ सुन के क्या होता है, जब ऑल ऑफ सडन हमें कोई चीज़ पता चलती है बीइंग पेरेंट्स की हमारा बच्चा कल जाने वाला है टू अनदर सिटी, टू अनदर प्लेस, टू अर्न मनी, टू स्टे द फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को अक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं। हालांकि वो काफ़ी टाइम से प्रेपरेशंस कर रहे थे उसके जाने की, उसके गारमेंट्स इकट्ठे करना, उसके खाने पीने की चीज़ों का अरेंजमेंट करना। फ्रॉम लास्ट 7 weeks दे हैड बीन अरेंजिंग फॉर ल्यूक्स डिपार्चर, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती है और उसको सोच के उन चीज़ों को सोच के हम बोलते हैं अरे कल ही जा रहा है, एंड दिस इज सो सून, ये बहुत जल्दी है, ये अभी तो बहुत सारी चीज़ें करना बाकी है। तो इस तरीके से वो हड़बड़ा जाती है जैसे ही उसे पता चलता है ल्यूक कल ही जा रहा है। बट एट लेंथ शी गेव कॉन्सेंट, लेकिन फाइनली वो बोलती थी कि ठीक है, इट्स फाइन, इफ ही इज गोइंग टुमारो लेट हिम गो। एंड माइकेल वॉज एट ईज, जब उसे पता चला कि ठीक है, उसने फाइनली, उसकी वाइफ ने उसको कॉन्सेंट दे दिया है, शी वाज एग्री विद हिम, तो वो अब ईज में आ जाता है, कंफर्टेबल जोन में आ जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। नियर द टमल्टस ब्रूक ऑफ ग्रीन हैड गिल, जैसे कि अब जो पोइट्री है एट द बिगनिंग ऑफ द पोइट्री, अगर आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको पता होगा वेयर दे लिव्ड ऑल टुगेदर, कहाँ पे वो रहते थे, ये आपको पता होना चाहिए। लेक डिस्ट्रिक्ट में ग्रासमेर वैली है, एक डीप वैली है जहाँ पे ग्रीन हैड गिल नाम की एक ब्रूक है। ब्रूक इज़ अ काइंड ऑफ स्मॉल रिवर जो कि बहुत एनर्जेटिकली फ्लो होती रहती है। टमल्टस ये वर्ड पहले भी आया हुआ है इन द बिगनिंग ऑफ द पोइट्री, द सेम लाइन इज रिपीटेड हियर। So the tumultuous brook of Greenhead Gill in the deep valley, Michael I had designed to build a sheepfold. तो वहाँ पे आपको अगर ध्यान हो तो फर्स्ट पार्ट अगर आपने स्टडी करा है इन वेरी वेल मैनर, तो वहाँ पे कुछ स्टोन्स जो हैं वो इधर उधर बिखरे हुए बताए गए थे। वहाँ पे एक सीनरी बताई गई थी दैट द स्टोन्स वर स्कैटर्ड ऑल ओवर देयर नियर द ग्रीनहेड गिल ब्रूक। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे बताई गई थी। तो सेम थिंग यहाँ पे रिपीट हो रही है कि अब उसका जो एसेंस है, जो उसका इम्पोर्टेंस है कि क्यों वो स्टोन जो स्कैटर्ड थे वहाँ पे वो क्यों थे एग्जैक्टली वहाँ पर माइकेल चाहता था एक शीप फोल्ड बनाना। शीप फोल्ड क्या होता है, लाइक दिस, शीप फोल्ड इज़ बेसिकली एक इस तरीके का हम कह सकते हैं एक एरिया होता है, एक बाउंड्री बनाई जाती है जिसके अंदर जो शीप है वो रखी जाती है, उनकी केयर वहीं पे होती है, उनका खाना पीना रहना सब वहीं पे होता है शीप फोल्ड में। लाइक दिस इस तरीके का होता है, स्टोन से बना होता है ये, ठीक है। तो पुराने ज़माने में बहुत टाइम पहले, अभी भी बहुत सारे लोग हु कीप शीप, जो कि शीप को रखते हैं, उनका ट्रेड करते हैं, तो वो लोग इस तरीके का शीप फोल्ड बनाते हैं ताकि वहाँ पर शीप को रखा जा सके और उनकी सारी केयर हो सके। तो इस शीप फोल्ड बनाने का उसका टारगेट था, वो ऐसी शीप फोल्ड डिज़ाइन करना चाहता था, इसीलिए वहाँ पे चारों तरफ स्टोन स्कैटर्ड थे, जो कि किसने किए थे, माइकेल ने किए थे, ताकि वो और उसका बेटा ल्यूक फ्यूचर में एक शीप फोल्ड तैयार कर सके फॉर देयर शीप। And before he had heard the tidings of his melancholy loss, for this same purpose he had gathered up a head of stones, which by the streamlet's edge lay thrown together, ready for the work. With Luke that evening thitherward he walked. अब क्या होता है, वो जब उसकी लाइफ में ये
मेलनकलिक टाइड नहीं आया था, इस तरीके का डिज़ास्टर नहीं आया था कि उसके बेटे को ही उससे छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उससे पहले उसने डिसाइड किया था दैट ही एंड हिज सन वुड मेक दिस शीपफोल्ड ऑल टुगेदर बाय द साइड ऑफ दिस स्ट्रीमलेट बेसिकली द स्मॉल रिवर। और वहीं पे माइकल ने वो सारे स्टोन्स इकट्ठे किए थे, वहाँ पे रखे थे। अब जो है, जब उसे पता चला कि माइकल जो ल्यूक है उसे लंदन जाना है, तो वो क्या करता है, बाय दैट इवनिंग क्योंकि कल उसे जाना है, तो आज की शाम वो क्या करता है, ल्यूक के साथ उस नदी के किनारे जाता है, स्मॉल रिवर के किनारे जाता है, और उस शीप फोल्ड बनाने का जो प्लेस था कि यहाँ पे उसे शीप फोल्ड तैयार करना है, उसे वो वहाँ पे लेके जाता है। वो उसे वहाँ पे क्यों लेके जाता है शीप फोल्ड बनाने की जगह, वो आगे हम देखेंगे। And soon as they had reached the place, he stopped. And thus the old man spake to him, My son, tomorrow thou wilt leave me. With full heart I'll look upon thee, for thou art the same that were a promise to me ere thy birth. And all thy life has been my daily joy. अब वहाँ पे माइकल और ल्यूक वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वहाँ पे रुक जाता है माइकल, एंड देन ही स्टार्टेड स्पीकिंग, और तब वो बोलना शुरू करता है कि माई सन, तुम कल चले जाओगे, टुमारो यू विल लीव, विथ फुल हार्ट आई लुक अपॉन दी, आई एम हेवी हार्टेडली आई एम लुकिंग अपॉन यू, फॉर दाउ आर द सेम दैट वर अ प्रॉमिस टू मी अर दाई बर्थ अर बिफोर दाई बर्थ। मतलब तुम्हारे जन्म से पहले भी तुम मेरे लिए एक ब्लेसिंग की तरह थे, और तुम्हारे जन्म के बाद भी तुम मेरे लिए एक ब्लेसिंग ही हो। मतलब द टाइम सिंस यू वर बॉर्न, जब तुम्हें सिर्फ कंसीव किया जा गया था, तब से लेके अब तक तुम मेरे लिए एक प्रॉमिस की तरह हो, एक ब्लेसिंग की तरह हो मेरी लाइफ में, और तुम्हारा हर दिन मेरे लिए एक डेली जॉय है। ठीक है, मैं तुम्हें जब तुम पैदा हुए तो बड़े हुए, धीरे धीरे तुम्हारा जब ब्रिंगिंग अप हुआ, तब से लेके अब तक तुम मेरे लिए एक डेली जॉय हो। फॉर द पर्सन, फॉर अ फादर टू होम हैज़ चाइल्ड इज़ लाइक अ ब्लेसिंग, जैसे वो हमेशा हमेशा अपनी साइड के सामने रखता है, जैसे कभी उसने अपने से दूर नहीं किया फॉर अ सेकेंड इवन, फॉर अ वाइल इवन। जब वो काम करता था तब भी माइकल के सामने ल्यूक रहता था। दैट वाज ऑलरेडी मेंशन्ड अर्लियर इन द पोइट्री। अगर आपने पहले पोइट्री पढ़ी है तो आपने एक एक चीज़ को नोटिस किया होगा, लाइक अ मदर, लाइक अ डेलिकेट मदर, माइकल ने ल्यूक को ब्रिंग अप किया था। उसकी हर चीज़ की टेक केयर कौन करता था, माइकल। तो अब डेफिनेटली जब कल ल्यूक जाने वाला है तो माइकल यहाँ पे इमोशनल है, वो सारी चीज़ें उसके सामने रिवील कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे माइकल क्या बोलता है, आई विल रिलेट टू दी सम लिटिल पार्ट ऑफ आर टू हिस्ट्रीज, इट विल डू दी गुड व्हेन दाउ आर फ्रॉम मी, इवन इफ आई शुड स्पीक ऑफ थिंग्स दाउ कांस्ट नॉट नो ऑफ। कई बार होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे की फ्रॉम द वेरी इन्फेंट, सिंस दे वर इन्फेंट, जब वो इन्फेंट होते हैं तब से लेके वो बड़े होते हैं, तो पेरेंट्स को अपने बच्चे की हर एक चीज़ याद रहती है, हर एक एक्टिविटी याद रहती है पेरेंट्स को बच्चों की। तो उसी तरीके से माइकल भी वो सारी मेमोरीज को यहाँ पे रिवील कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ ल्यूक, और वो बोल रहा है मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ ताकि तुम वो सारी चीज़ें याद रख सको वाइल यू विल बी अपार्ट फ्रॉम मी, जब जो मेरे से दूर रहोगे। ठीक है, शायद उन चीज़ों के बारे में तुम्हें नहीं पता है, तुम उनके बारे में नहीं जानते हो, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने कुछ रिवील करना चाहता हूँ। वो क्या रिवील करता है, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। After thou first comes into the world, as it befalls to newborn infants, thou didst sleep away 2 days, and blessings from thy father's tongue then fell upon thee. So like infants, छोटे बच्चे जैसे आफ्टर बर्थ छोटे इन्फेंट्स जो होते हैं वो 2 days 3 days तक कंस्टेंटली सोते रहते हैं, वो नींद में होते हैं। तो उस टाइम पे योर 2 days स्लीपिंग, जब तुम 2 दिन तक लगातार सो रहे थे, तो आई ब्लेस यू विद माई पायस टंग एंड आई वॉज ब्लेसड टू हैव यू इन माई लाइफ। तो इस तरीके से वो अपना ग्रैटिट्यूड शो कर रहा है टूवर्ड्स ल्यूक and his gratitude which he experienced while Luke came into this world। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर कर रहा है माइकल ल्यूक से। डे बाई डे passed on and still I loved thee with increasing love, कि डे बाई डे पास हुआ एंड
मेरा जो प्यार है, मेरा जो लव है, मेरा कंसर्न, मेरा अफेक्शन जो है तुम्हारे लिए, वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है. नेक्स्ट, व्हाट डज माइकल से? नेवर टू लिविंग never to living earth came sweeter sounds than when I heard thee by our own fireside, first uttering without words a natural tune. When thou were feeding babe, didst in thy joy sing at thy mother's breast. तो when you were a baby, when you were an infant, जब तुम एक छोटे बच्चे थे, जब तुम्हारे मुंह से वर्ड्स नहीं निकलते थे, सिर्फ एक नेचुरल ट्यून निकलती है, जो एक छोटे बच्चे जो ट्यून निकालते हैं, जो नेचुरल ट्यून निकालते हैं करके जो भी ट्यून्स निकालते हैं, नेचुरल ट्यून जो इन्फेंट्स की होती है, वो जो ट्यून थी तुम्हारी विदाउट वर्ड्स, जो तुम्हारी नेचुरल ट्यून्स आती थी, दैट वाज लाइक अ सॉन्ग फॉर मी, दैट वाज लाइक अ मेलोडियस सॉन्ग फॉर अस. ठीक है. एंड व्हेन यू वर अ ब्रेस्ट फीड बेबी, एट दैट टाइम यू अटर्ड ऑल दोज नेचुरल ट्यून्स एंड दोज वर ब्लेसिंग्स फॉर अस. जब हम फायर साइड में बैठा करते थे अलॉन्ग विद यू, सो दैट वाज अ ब्लेसिंग फॉर अस टू लिसन योर नेचुरल ट्यून्स. ठीक है. Month followed month, and in the open fields my life was passed, and on the mountains, else I think that thou hadst been brought up upon thy father's knees. अब यहाँ पे बोलता है कि मंथ बाय मंथ पास होते गए अपॉन दीज ओपन फील्ड्स, दीज ओपन माउंटेन्स. ठीक है. तुम अपने फादर की नीज पे बड़े होते गए, मतलब मैं तुम्हें पालता गया, तुम्हारी केयर करता गया, तुम्हारे हर एक चीज़ का ध्यान रखता गया. बट वी वर प्लेमेट्स ऑल टुगेदर. जैसे दो मेट्स होते हैं ऑफ द सेम एज, वैसे ही मैं तुम्हारे लिए एक प्लेमेट था. वी वर ऑल टुगेदर प्लेमेट्स, ल्यूक. Among these hills and well thou knowest, in us the old and young have played together. I was the old one and you were the younger one. We both made our playmates together. We played together into these open fields, into these among these mountains. Not with me didst thou lack any pleasure which a boy can know. ठीक है. along with me and all man, तुमने कभी कोई जॉय मिस नहीं किया. You enjoyed your each moment with me. Luke had a manly heart, but at these words he sobbed aloud. तो अपने पिता की, अपने फादर की ऐसी इमोशनल बातें, ऐसी इमोशनल मेमोरीज को सुन के डेफिनेटली हर किसी का हार्ट मेल्ट होगा. तो यहाँ पे ल्यूक भी रोने लग जाता है. स्टार्ट क्राइंग. द ओल्ड मैन ग्रेस्प हिज हैंड. अब यहाँ पे ओल्ड मैन है जो उसका हाथ पकड़ता है. एंड सेड, ने डू नॉट टेक इट सो. इसे इतना सीरियसली मत लो, इतना इमोशनली मत लो. आई सी दैट दीज आर थिंग्स ऑफ विच आई नीड नॉट स्पीक. मुझे पता है इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे बात नहीं करनी चाहिए. इवन टू द अटमोस्ट आई हैव बीन टू दी अ काइंड एंड अ गुड फादर. अब तक मैं तुम्हारे लिए काइंड और गुड फादर रहा हूँ और आगे भी रहूँगा डेफिनेटली. और मेरा टारगेट ये नहीं है टू मेक यू क्राई. And herein I but repay gift which I myself received at others' hand. कि मुझे जो अपने एंसेस्टर्स से, जो मुझे अपने फोर फादर्स से जो गिफ्ट मिला है, वो गिफ्ट मैं चाहता हूँ कि तुम उसे संभाल के रहोगे, तुम उसे संभाल के रखो. एंड व्हाट वाज दैट गिफ्ट? द लैंड, द फील्ड्स, जिसकी अभी तक माइकल ने टेक केयर करी थी, और अब वो चाहता था कि उसकी टेक केयर कौन करे? ल्यूक करे. इसीलिए उस लैंड को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ रहा है, तुम्हें दूर भेजना पड़ रहा है. For though now all beyond the common life of man, I still remember them who loved me in my youth. I still remembered all those people who loved me while I was younger one. Both of them sleep together. Here they lived as all their forefathers had done. जैसे कि मेरे forefathers, they are lying here, इस fields, in open fields में, they were buried here. And when at length their time was come, they were not loth to give their bodies to the family mold. तो जैसे कि मेरे forefathers ने मुझे ये fields, ये lands गिफ्ट में दिए, और अभी वो सारे यहीं पे buried हैं. ठीक है. सो लाइक दैम, उनसे मुझे ये लैंड मिली. नाउ आई वुड लाइक टू गिव दिस लैंड टू यू. तो इसीलिए मैं चाहता हूँ यू शुड गो अवे, अर्न मनी, कम बैक एंड पे द पेनल्टी, so that we would be able to save our land. I wish that thou should
should live the life they lived. मैं चाहता हूँ कि जो लाइफ उन्होंने जी, जो लाइफ मेरे फोरफादर्स ने जी, फिर मैंने जी, वही लाइफ मैं तुम्हें देना चाहता हूँ. बट इट्स अ लॉन्ग टाइम टू लुक बैक माई सन. लेकिन ये बहुत लंबा टाइम हो चुका है, अब ये सारी चीज़ें बात करके शायद कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें जाना पड़ेगा. And see so little gain from 60 years. These fields were boughten when they came to me. Till I was 40 years of age, not more than half of my inheritance was mine. तो आई वॉज 40 years old जब ये लैंड मुझे इनहेरिटेंस में मिली. जब व्हेन आई इनहेरिटेड दीज लैंड, मैंने इस लैंड को जब इनहेरिट किया, दैट टाइम आई वॉज 40 years old, तब मैं 40 years का था. एट दैट टाइम दिस वॉज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी. एक 40 years के बंदे पे अगर ऑल ऑफ सडन इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो दैट टाइम आई फेल्ट लाइक बर्डन अपॉन माई शोल्डर्स. ठीक है. I toiled and toiled. I did hard work. God blessed me in my work. And God ने भी मेरा साथ दिया मेरे वर्क में. Until these 3 weeks passed, the land was free. और 3 हफ्ते पहले मुझे जब समन किया गया to pay the penalty in order to rescue my nephew, तो उससे पहले 3 हफ्ते पहले से ये जो लैंड थी ये फ्री थी. पर अब now the dark clouds hung upon the लैंड, और उन डार्क क्लाउड्स को हटाने के लिए तुम्हें अब एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. इट लुक्स एज इफ इट नेवर कुड एंड्योर अनदर मास्टर. ऐसा नहीं है और ना ही मैं चाहता हूँ कि ये किसी और के हाथ में जाए ये लैंड. हेवन फॉरगिव मी ल्यूक इफ आई जज इल फॉर दी. कि भगवान मुझे माफ़ करे अगर मैंने तुम्हारे लिए गलत डिसीजन लिया. बट इट सीम्स गुड दैट दाउ शुडस्ट गो. लेकिन तुम्हें अब जाना चाहिए. एट दिस द ओल्ड मैन पोस्ट. और यहाँ पे जो ओल्ड मैन है वो पॉज करते हैं. देन पॉइंटिंग टू द स्टोन्स नियर विच दे स्टूड. अब उन स्टोन्स की तरफ पॉइंट करता है माइकल, जो कि उसने गैदर किए थे टू बिल्ड दैट शीप फॉल्ट. दस आफ्टर अ शॉर्ट साइलेंस ही रिज्यूम्ड. शॉर्ट साइलेंस के बाद में दोबारा से माइकल रिज्यूम कर रहा है यहाँ पे अपनी बात को. दिस वॉज अ वर्क फॉर अस एंड नाउ माई सन इट इज़ अ वर्क फॉर मी. ये जो वर्क था इससे पहले मेरा और तुम्हारा था. मैंने डिसाइड किया था कि ये वर्क जो है शीप फोल्ड है हम साथ में मिलके बनाएंगे. पर क्योंकि अब तुम जा रहे हो तो डेफिनेटली अब ये काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा. बट ले वन स्टोन. लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका जो पहला स्टोन है, इसकी जो नींव है वो तुम रखो. हियर ले इट फॉर मी. यहाँ पे रखो. फॉर मी ल्यूक विद दाइन ओन हैंड्स. तुम्हारे अपने हाथों से, ताकि तुम्हें ये चीज़ याद रहे दैट यू शुड कम बैक टू पे बैक द पेनल्टी. ताकि तुम फिर से वापस आ सको. तुम्हें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, तुम्हारा अपना जो काम है वो याद रहे. तुम अपने ओरिजिनलिटी से जुड़े रहो, तुम अपनी रूट से जुड़े रहो. इसलिए आई वुड लाइक यू टू ले द फर्स्ट स्टोन ऑफ द शीप फॉल्ट यू. तो दिस इज़ ऑल अबाउट माइकल एंड अबाउट ल्यूक. कि क्या कॉन्वर्सेशन होता है उन दोनों के बीच में. क्या माइकल रिवील करता है इन फ्रंट ऑफ ल्यूक बिफोर ही लेफ्ट फॉर द लंदन. आगे की पोइट्री कंटिन्यू रहेगी. थैंक यू सो मच. स्टे कंटिन्यू विद गार्गी क्लासेस.